नमस्कार। आज की पुस्तक है व्यास की धरा, जिसका प्रथम संस्करण 1984 को हिमाचल पुस्तक भंडार द्वारा प्रकाशित किया गया था और इसके लेखक हैं सुदर्शन वशिष्ठ जी। तो आइए आज हम इस पुस्तक की भूमिका पर प्रकाश डालें। तो लेखक की ओर से 2 शब्द हैं। संस्कृति की खोज पुस्तकालयों में बैठकर नहीं होती। 15 किताबें खोलकर उनके नए विषयों का संधान संस्कृति पर अनुसंधान नहीं है। संस्कृति पुस्तकालयों, पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं में नहीं, अपने मूल रूप से सजी संवरी ये ग्रामों बस्तियों में मिलती है। जो व्यक्ति किसी स्थान विशेष से कोसों दूर रहे, उन्हें उन स्थानों पर विस्तृत शोध लिखते देखा है। एक बार एक शोधकर्ता से भेंट हुई। एक क्षेत्र के उस उत्सव पर उन्होंने 15 पृष्ठीय शोध पत्र लिखा, जिसमें 10 पृष्ठों से अधिक में उस उत्सव के नामकरण की ही चर्चा थी। वैदिक पौराणिक संदर्भों में सभी ग्रंथ खोज खोज कर नामकरण से संदर्भ जोड़े थे। असली विषय तो मात्र 1-1.5 पृष्ठ एक ही सीमित था। वह भी किसी की छपी सामग्री या किसी सुने सुनाए पर आधारित। बातचीत में ही ज्ञात हुआ कि वे इसी विषय पर पुस्तक लिखने की सोच रहे हैं और पुस्तक पूरी होने से पहले कम से कम एक बार उस क्षेत्र में जाने की चाह उनके मन में थी। इसी तरह लोग पूरे प्रदेश की, बस चले तो पूरे भारत की संस्कृति को घर बैठे ही उद्घाटित करने की चाह लिए हुए हैं। ये पहली भ्रामक स्थिति है। संस्कृति के अध्ययन में किसी शब्द विशेष को लेकर उसकी व्युत्पत्ति से अंदाजा लगाना भी प्राय भ्रामक हो जाता है। पुराणों उपनिषदों में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से, चाहे विपरीत अर्थ में ही, यह शब्द या उससे मिलता जुलता शब्द मिलेगा ही। आखिर स्रोत तो वही है। एक प्रकार जबरदस्ती मेल मिलाने से खोज भ्रामक हो जाती है। फलतः व्युत्पत्ति व अटकलों की निरर्थक व्याख्या 5 पृष्ठों की ही हो जाती है और मूल विषय आधे पृष्ठ का। वास्तव में यही पुस्तकालयों की मेज पर बैठे अन्वेषकों का अन्वेषण है। ये दूसरी भ्रामक स्थिति है। तीसरा भ्रामक विषय स्वयं शोध का ही हो गया है। क्या नकल मारना या चोरी करना ही शोध है? ऐसे शोध कार्यों को देखकर आश्चर्य नहीं होता कि इतना लिखा हो कैसे होगा। आश्चर्य यही होता है कि इतनी नकल कहाँ से और कैसे मारी होगी। नकल इसीलिए भी कि कई उसका उल्लेख तक नहीं करते कि उदाहरण अमुक स्थान से लिया गया है, जो जीवित है, जो वर्तमान है और जो मिटने को आतुर है। वही संस्कृति है। संस्कृति वही है जो जिंदा है। उसी के अनासक्त वर्णन का औचित्य है। वह क्यों है, किन कारणों से रही होगी, इसकी अटकलें लगाने से प्रायः संस्कृति लेखक उलझ जाते हैं और मूल विषय पीछे छूट जाता है। वास्तव में जीवंत वर्णन ही वास्तविक संस्कृति को सामने लाता है। संस्कृति के शोध में आंखीन देखी का ही महत्व है। पुस्तकों में पढ़ा तो दूर, कानों से सुना देने से भी अनेकों बार बिल्कुल असत्य तथ्य सामने आता है। उत्सवों में देखा है कि उसी उत्सव से जुड़े व्यक्ति कुछ और बताते हैं और देखने में कुछ और आ जाता है। कुछ शोधकर्ता वर्षों पहले ये घोषणा कर देते हैं कि वे इस विषय पर पुस्तक लिख रहे हैं। इस बात को ध्यान से रखकर ही कहीं छपेगा। सूचना देने वाले बहुत से तथ्यों को छिपा जाते हैं या तोड़ मरोड़ कर बताते हैं। अब कुछ बाहर से पर्वतों की ओर आने वाले संस्कृति प्रेमियों की बात। कुल्लू में रहने से और प्रदेश के भाषा संस्कृति विभाग में सेवारत होने से देश के कुछ प्रतिष्ठानों से संबंध व्यक्तियों से वास्ता पड़ता है। ये लोग संस्कृति के संरक्षण के लिए प्रायः उतने ही चिंतित रहते हैं जितने कि देवदार के जंगलों के प्रति। जिस तरह मैदानी पत्रकार वनों के कटाव की चिंता पहाड़ों में आकर करते हैं, वे यह नहीं जानते कि अमुक स्थान से पेड़ों के कटने, वहां के और वृक्षारोपण न होने के पीछे क्या कारण रहा होगा, क्या परिस्थितियां रही होंगी।
इसी तरह इन संस्कृति प्रेमियों के मन में पहाड़ी व जनजातीय संस्कृति की एक सिनेमाई तस्वीर रहती है। बीच में आग जली है, चारों ओर विचित्र आकृतियों वाले आदिवासी हू हा कर नाच रहे हैं। यदि इन्हें आदमियों की तरह ढंग से नाचने वाले दिख जाएं तो ये उसे मूल संस्कृति का मानने को तैयार ही नहीं होते। इनके विचार से जो नर्तक स्कूल में पढ़ता है वह आदिवासी या जनजाति या मूल संस्कृति का प्रतिनिधि नहीं होता। कॉलेज में पढ़ने वाले को तो संस्कृति का प्रतीक मानते ही नहीं, जैसे इन सभ्यताओं के लिए स्कूल कॉलेज में जाना गुनाह है। वास्तव में उनका ये तर्क स्टेज पर अध्यक्षीय ढंग से बोलने तक ही सीमित रहता है। प्राय ये टूरिस्ट लॉज, सर्किट हाउस तथा कारों के द्वारों पर ही संस्कृति के दर्शन करना चाहते हैं, और संस्कृति भी ऐसी ही एकदम पहाड़ की चोटी की। फिर वे इस पर लेख लिखते हैं। उनके इन लेखों में विदेशी लेखकों से भी कम पैंट बैठती है। विदेशी लेखकों की भाषागत संप्रेषण की कठिनाई के कारण उनका लेखन तथ्यों तक नहीं पहुंचा पाता, नहीं सूक्ष्म वर्णन हो सका, किंतु उनकी स्पष्टतावादिता व तथ्यात्मकता पर शक नहीं किया जा सकता। संस्कृति की खोज में लोक कथा, गाथा, लोकगीत एक सशक्त माध्यम है। यद्यपि अधिकतर लोक साहित्य, विशेषकर लोक कथाएं परिकथाओं की भांति स्वप्निल संसार की होती हैं, प्राय इतिहास की दृष्टि से ये बहुत कम अंशों तक तथ्यों की पुष्टि करती है। तथापि इन कथाओं से कई बार महत्वपूर्ण तंतु जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार चंद्रगुप्त के सोए होने पर शेर द्वारा उसके पाँव को चाटने की कथा है, उसी प्रकार कुल्लू के पाल वंशीय शासकों के संस्थापक राजा विहंगमणि पाल के विषय में भी एक कथा है, जिसमें एक ज्योतिषी सोए हुए निर्वासित राजकुमार के पाँव में राजचक्र देखता है। बाद में जगत सुख में देवी हिडिंबा के प्रसाद से उसे राजा घोषित किया जाता है। वैसे ही ये कथा उसी परिकथा की तरह है, जिसमें एक राजा के मर जाने पर वह निश्चित किया जाता है जो आदमी सबसे पहले नगर द्वार में प्रवेश करेगा वही राजा होगा। किंतु विहंगमणि पाल के राजा घोषित होने से के पीछे स्पीति के दमनकारी शासक की समाप्ति और नए युग के आरंभ होने व पूरे संघर्ष और युग परिवर्तन की कथा है। प्रस्तुत पुस्तक के सभी लेखों में आंखें देखी है, कानों सुनी भी यदि है तो उसी स्थान में बैठकर सुनी है जहां घटित हुई है। कुल्लू जैसे भौगोलिक कटाव के क्षेत्र में कानों सुनी बहुत भ्रामक सिद्ध होती है। एक पहाड़ी का वासी 2 किलोमीटर दूर उसी पहाड़ी के दूसरी ओर बसे गांव की संस्कृति के विषय में नहीं जानता। एक गांव के भूगोल इतिहास के विषय में दूसरे गांवों के लोगों को विशेष जानकारी नहीं होती। यदि किसी जिज्ञासु को है भी तो अधूरी। कुछ ही किलोमीटर की दूरी के उत्सव और मेले स्वप्निल किस्से सुनाते हैं, जो प्राय आधे लगते हैं, आधे गलत होते हैं। एक बार मुट्ठी में एक व्यक्ति ने मुझे दर्पण काहिका की बात इस रहस्यमय व सपनीले ढंग से सुनाई कि मैं बिल्कुल नहीं जान पाया कि ये उसी उत्सव की बात है। मुट्ठी से दर्पण का लंबे खट के सफ़र लगभग 8 किलोमीटर का है। तभी एक दूसरे व्यक्ति ने जब कुछ वर्णन किया, तभी मैं जान गया कि ये उसी उत्सव की चर्चा है। यह सब भौगोलिक कटाव और लोगों के अपने में ही रहने की प्रकृति के कारण है। यद्यपि कुल्लू देवता कुल्लू दशहरा के अलावा भी उत्सवों में इकट्ठा होते हैं, तथापि ये उत्सव अपने अपने क्षेत्र या हार तक ही सीमित रहते हैं। एक ही हार के देवता अपने मुख्य देवता के यहाँ उत्सवों में इकट्ठा होते हैं। इसके विपरीत हिमाचल के निचले भागों कांगड़ा, हमीरपुर आदि में लोग 50 किलोमीटर तक का पता रखते हैं, क्योंकि सारा क्षेत्र सड़कों के जाल से जुड़ा हुआ है और इलाका इतना पहाड़ी भी नहीं है कि ऐसा लगे कि पृथ्वी यहीं समाप्त हुआ चाहती है। एक ही विषय पर लिखे गए एक से अधिक लेखों में संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को उद्घाटित किया है।
गौण रूप से अन्य पक्षों पर भी प्रकाश डाला है। जैसे फागली के लेखों में मुखौटा नृत्य, देवगाथा, गूर खेल को अलग अलग दिखाया है। साथ ही इनमें गूर कैसे बने इस पर भी चर्चा हुई है। इसी तरह काहिका के लेखों में अलग अलग प्रचलित रीतियां का उल्लेख आता है। विपाशा की उपत्यकाओं की संस्कृति एक विशिष्ट संस्कृति है। इसे पिंडी संस्कृति कहा जाता है। देवता के हर मंदिर में पिंडी का भी उल्लेख मिलता है। यद्यपि ग्राम मंदिरों में कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर में देवता के कुछ निवास, घंटी, शंख, खंडा आदि होते हैं। इन्हीं को देवता मान पूजा जाता है। तथापि अधिकतर मंदिरों में पिंडी का उल्लेख किया जाता है। आम बोली में पिंडी का अर्थ शिव लिंग से लिया जाता है। ये लिंगाकार, गोलाकार और सुघड़ भी होता है। अनघड़ा कोई प्राकृतिक पत्थर भी प्रायः इन मंदिरों में अनघड़ पत्थरों को ही पिंडी माना जाता है। प्राकृतिक पत्थर भी प्रायः इन मंदिरों में अनघड़ पत्थरों को ही पिंडी माना जाता है। कई जगह तो पत्थर भी नहीं है, मात्र स्थान ही है। अब तो बहुत से देवताओं के आकर्षक रथ बन गए हैं। मूल रूप से यहाँ मूर्ति पूजा से हटकर महाशून्य में प्रकृति पूजन किया जाता है। घंटी, धड़च तो पूजा के साधन हैं, पूज्य नहीं। वे देवता के प्रतीक बन गए हैं। किसी उत्सव या विवाह में देवता का ये निशान आ जाए तो भी देवता आया हुआ समझा जाता है। वास्तव में जो पूजा जाता है वह अदृश्य है। ये विचार हमें बहुत पीछे खुले आसमान के नीचे प्रकृति पूजन की ओर ले जाता है। गूर खेल में अब भी गुरुओं द्वारा सर्वप्रथम चारों दिशाओं को नमन किया जाता है और शून्य में धूप दिया जाता है, ध्यान लगाया जाता है। कुल्लू के देवताओं को अंग्रेज लेखकों ने डेमन गॉड कहा था। इस शब्द के प्रयोग के पीछे प्रदेश के अन्य भागों में प्रचलित खेल का आधार है। इन स्थानों में कुछ लोगों को खेल आती है। इस खेल में प्रायः शरीर में देवी का प्रवेश माना जाता है या दुष्टात्मा का। शरीर में घुसी दुष्टात्मा स्वयं बोल उठती है और अपने होने का आभास करवाती है। गुग्गे के स्थानों में स्त्री पुरुषों के खेल के समय ऐसी दुष्टात्माएं बोलती हैं। उसी अर्थ में यहाँ के देवताओं को भी डेमन गॉड कहा है। तथापि ये देवता माने जाते हैं जो पहले राक्षस रहे, उन्हें ही अब देवता माना जाता है। यहाँ देवता के गूर के उभरने की क्रिया या प्रतिक्रिया देवी के आने या गुग्गे आदि के स्थानों पर खेलने वाले व्यक्तियों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ गूर एक आध्यात्मिक व पवित्र प्राणी है। वही देवता का एकमात्र प्रतिनिधि है जो प्रजा व देवता के बीच संपर्क साधता है। उसके बिना देवता गूंगा है। हिमालय की तलहटी के इस भूभाग में अनेक आश्चर्यों से युक्त दिव्य भूमियाँ हैं। यद्यपि इस स्विट्जरलैंड सरीखी भूमि को उतनी प्रसिद्धि नहीं मिली, गढ़वाल की ओर से उस भूभाग की आध्यात्मिक दृष्टि से अब तक अधिक प्रसिद्धि रही है। गंगा, यमुना के पौराणिक प्रभाव के कारण ये भाग अधिक लोकप्रिय बना। दोनों ही नदियों और विशेषकर गंगा ने इस भूभाग की संस्कृति को वैदिक पौराणिक परिवेश से जोड़ा। यही गणेश गुफा, नारद गुफा आदि प्रसिद्ध हुई। जल प्लावन के बाद मनु का निवास भी यहीं माना जाता है। अंगिरा द्वारा अग्नि का अनुसंधान भी यहीं माना गया। किंतु कुल्लू की इस देवभूमि में अनेकों ऋषि व पौराणिक पुरुषों के स्थान मिलते हैं। व्यास, वशिष्ठ, भृगु, नारद, कपिल, जमदग्नि, परशुराम, दुर्वासा आदि ऋषि, अनेकों नाग, सिद्ध जोगनियों से भरपूर इस देवधरा में ही मनु का स्थान है। किरात वेशधारी शिव, पार्वती व किरात अर्जुन युद्ध स्थली में भी यही है। वैदिक व्यास के उद्गम ने इसे वही परिवेश दिया है जो गंगा द्वारा उस ओर प्राप्त है। भौगोलिक कटाव व दुर्गम भागों के कारण ये भूभाग बिल्कुल अछूता रहा, ये और बात है। प्रस्तुत पुस्तक में संग्रहित समस्त लेख देश की विभिन्न शीर्षस्थ पत्र पत्रिकाओं में छप चुके हैं।
कुल्लू की संस्कृति से संबद्ध धर्मयुग में छपे 6 सचित्र लेखों के अलावा साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता, संस्कृति, सोमसी, हिमप्रस्थ, मासिकी, हिम भारती, प्रकाशिक मन, दैनिक ट्रिब्यून, गिरिराज, हिमालय टाइम्स आदि में ये लेख प्रकाशित हुए हैं। अधिकतर सचित्र लेख दैनिक ट्रिब्यून व गिरिराज में प्रकाशित हुए। प्रायः सभी लेखों की उद्घोषणा संपादकों द्वारा पूर्व अंकों में विशिष्ट रचनाओं में प्रथम स्थान पर की गई। अधिकांश रचनाएं विशेषांकों में छपी हैं, जैसे धर्मयुग के फागुन अंक, अद्भुत आख्यान अंक, साप्ताहिक हिंदुस्तान के होली विशेषांक, दशहरा विशेषांक, सरिता के पर्यटन विशेषांक, हिमालयन टाइम्स के कुल्लू विशेषांक आदि। सुदर्शन विशिष्ट अनुक्रमणिका पृष्ठ 13 विपाशा के उद्गम से, पृष्ठ 19 मणियों की घाटी पार्वती घाटी, पृष्ठ 24 हिडिंबा मानवीकरण से दैवीकरण तक, पृष्ठ 27 कितने देवता कितने मंदिर, पृष्ठ 30 फागली मुखौटा नृत्य व देवगाथा का पर्व, पृष्ठ 36 फागली देवगाथा और भविष्यवाणियों का पर्व, पृष्ठ 39 ऋषि जमदग्नि की फागली, पृष्ठ 43 कुल्लू में होली के रंग, पृष्ठ 46 पीपल जातर, पृष्ठ 48 पायलों की झंकार में डूबा दशहरा कुल्लू का, पृष्ठ 63 नरबली अंधविश्वास की कहानी, पृष्ठ 66 काहिका जिसमें नौड मरता है, पृष्ठ 69 शीरड़ काहिका, पृष्ठ 73 काहिका नरमेध का विचित्र मेला, पृष्ठ 80 शतद्रु के किनारे, पृष्ठ 83 क्या यहाँ परशुराम का फरसा रखा है, पृष्ठ 89 19 वर्ष बाद आयोजन एक नरमेध यज्ञ का, पृष्ठ 98 भुंडा उत्सव और मूर्तियों की चोरी, पृष्ठ 102 विचित्र शरद उत्सव गनेड़, पृष्ठ 105 फाल्गुन में मलाना, पृष्ठ 113 मेरी मलाना यात्रा, पृष्ठ 129 कुल्लू वादी में हिप्पीवाद, पृष्ठ 134 जिला कुल्लू में उपलब्ध प्राचीन पांडुलिपियां तथा क्षेत्र, पृष्ठ 141 वैदिक सुरा, पृष्ठ 145 जिला कुल्लू के व्यस्त गढ़, पृष्ठ 147 नीली व्यास का देश।